चलिए आज पढ़ने वाले हैं हम जंतु जगत, जिसे फोना भी कहा जाता है। जंतु जगत फोना, ठीक है। तो अपन ने पहले वनस्पति जगत देखा था, फ्लोरा, और अब जंतु जगत फोना। जंतु जगत में वे सभी जीव जंतु पशु पक्षी आते हैं जो इस प्रकृति में निवास करते हैं, जिसके अंतर्गत सभी कीट मकोड़े, पशु पक्षी, मछलियां वगैरह सभी प्रकार के जीव जंतु सम्मिलित हैं, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, ठीक है। तो जंतु जगत की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अपना परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? देखिए, हम जो खाना खाते हैं उसमें और जो अपना ऑक्सीजन लेते हैं उसका शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचना और वहां से अवशिष्ट पदार्थों का पुनः शरीर से बाहर निकलना, इस पूरी की एक प्रोसेस होती है जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और जंतु विज्ञान जो होता है उसका जनक की बात करें तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन आए तो विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर। चलिए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से भाग होते हैं इसमें। तो सबसे पहले रक्त, रुधिर या खून, ब्लड, ठीक है। तो रक्त की बात करें तो यह एक चिपचिपा, तरल और लाल रंग का पदार्थ होता है। इसमें लाल रंग का होना हीमोग्लोबिन के कारण है। हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है जिसके कारण ब्लड का जो कलर होता है वो रेड हो जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन आपको ध्यान रखना है। पर कुछ जैसे कॉकरोची, केकड़े हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। मीन्स क्लियर है, इनका जो ब्लड होगा वो रेड कलर में नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? तो कॉकरोच, केकड़े, इनके जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता है। रीजन है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। चलिए कार्य देखते हैं। चलिए पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट है ब्लड, रुधिर। और ब्लड क्या होता है? शरीर के अंदर एक तरल, चिपचिपा और लाल रंग का जो पदार्थ होता है जिसे अपन ब्लड कहते हैं, इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका मीन्स जिनके अंदर हीमोग्लोबिन न हो उनके अंदर ब्लड रेड कलर का नहीं रहेगा। जैसे कॉकरोच हो गए या केकड़े हो गए, ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर ब्लड रेड कलर का नहीं होता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं होता है। चलिए बात करते हैं ब्लड के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना, अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाना, ये सब महत्वपूर्ण कार्य ब्लड ही करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हृदय की, ठीक है। तो हृदय के लिए बात करते हैं, ये अपने बाईं ओर पाया जाता है। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में पाया जाता है, जो लगभग मुट्ठी के आकृति का होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। इसमें 4 भाग होते हैं, 4 कक्ष जिन्हें कहते हैं, आलिंद और निलय। ऊपर के जो दोनों होते हैं उनको बायां और दायां आलिंद कहते हैं, और नीचे के दोनों होते हैं उनको बायां और दायां निलय कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट समझ लेते हैं। 1 मिनट में मनुष्य का, एक वयस्क मनुष्य का जो हृदय होता है 72 बार धड़कता है, ठीक है। और बच्चे की धड़कन इससे ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो छोटा होता है इसकी वजह से, और दूसरे जो एक्टिविटीज की वजह से उसकी धड़कनें नॉर्मली तेज होती है, मतलब 72 से ज्यादा भी। पर एक वयस्क की 72, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और उसके लिए अपन स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं धड़कन को मेजर करने के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं रक्त की। तो यह एक पंप की तरह ब्लड जो होता है इस रक्त को पंप करता है और पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे इसके लिए। जो अपना जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, इससे जुड़े हुए जैसे धमनी और सीरा। तो इससे भी मैं आपको पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। जो धमनियां होती हैं वो शुद्ध रक्त की वाहक होती हैं और जो सिराएं होती है वो अशुद्ध रक्त की वाहक होती है। तो पहले तो यही पॉइंट क्लियर करते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त किसे कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर है, या सबसे फर्स्टली बात करें आप ऑक्सीजन लेते हो, तो ऑक्सीजन जब ब्लड में मिलेगी तो वो हुआ आपका शुद्ध रक्त, और ब्लड में से शरीर के सभी भागों में पहुंचेगी, और वहां से जो ये काम कौन करेगा? धमनियां करेगी। उसको सही शुद्ध जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहेगा उसे शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम धमनियां करेगी। उसके बाद कौन होती है? सिराएं। सिराएं क्या करती है? वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई है शरीर के अंगों से, वहां से वो इकट्ठी करके जो ब्लड होता है वो इकट्ठा करके सिराओं के माध्यम से, क्योंकि वो अशुद्ध हो चुका है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 युक्त ब्लड जो सिराओं में चल रहा है, सिराओं से होते हुए उसको कहां ले आएगी? वापिस से आ रहा आपको समझ में, हार्ट में, ठीक है। और जहां से वो फेफड़ों में चला जाएगा। तो इसका मीन सिंपल सा क्लियर है, धमनी का नाम आ जाए तो मतलब शुद्ध रक्त की वाहक होती है, और सिराओं का नाम आ जाए तो अशुद्ध रक्त का वाहक होती है। धमनी का नाम आ जाए तो O2 युक्त रक्त का वाहक है, और सिराओं का नाम आ जाए तो CO2 युक्त रक्त का वहन करती है, ठीक है। पर जो हार्ट से लेकर फेफड़ों पर जुड़ी रहती है वो आप कुछ और नाम देते हैं। जैसे
फुसफुसीय धमनी और फुसफुसीय शिरा जो एक होती सिंगल, है ना। चलिए, तो आपको हार्ट से जो लंग्स के बीच में कनेक्टिविटी दिख रही है वो है फुसफुसीय शिरा से और फुसफुसीय धमनी से। तो ये थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं। जैसे फुसफुसीय अगर धमनी की बात करें, नॉर्मली धमनियां क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को बहाती है, पर फुसफुसीय जो धमनी होगी वो अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करेगी, और फुसफुसीय शिरा जो होगी वो शुद्ध रक्त को लाने का काम करेगी, फेफड़ों से हार्ट तक शुद्ध रक्त को लाने का। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, धमनी और शिरा का कॉन्सेप्ट क्लियर है, शुद्ध और अशुद्ध। पर जब फुसफुसीय धमनी या शिरा लिखा हुआ आ जाए तो उनका अपोजिट होता है। जैसे धमनी शुद्ध रक्त होती है तो फुसफुसीय धमनी अशुद्ध रक्त हो जाएगा, और फुसफुसीय शिरा अशुद्ध होती है तो फुसफुसीय शिरा शुद्ध रक्त की वाहक हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा और कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करें कुछ ब्लड समूह की। तो ब्लड समूह नॉर्मली 4 प्रकार के ब्लड समूह अपन कहते हैं, ए, बी, ए बी और ओ, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। जो ओ होता है वो सर्वदाता या सार्वभौमिक दाता कहलाता है। सार्वभौमिक दाता मतलब का मीन्स ये है कि जो ओ हुए वो ब्लड ग्रुप सभी को दिया जा सकता है, ठीक है। और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, ठीक है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। मतलब ए बी जिसके हैं उसको सभी प्रकार का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप सभी को दिया जा सकता है और ए बी वाले को सभी का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। इसी के आधार पर नाम पड़ा सार्वभौमिक दानकर्ता जो दे सकता है, और ए बी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता जो सभी का ले सकता है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ जीवों में जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं। तो कक्ष की बात करें, अलग अलग जीवों में हृदय के जो कक्ष होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे अपन मछलियों की बात करें तो उनमें 2 कक्ष होते हैं, जैसे अलग अलग कक्ष, ठीक है। मछलियों में 2 होते हैं। सरीसृप जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनमें जो कक्ष होते हैं उनकी संख्या 3 है, ठीक है। और उभयचर जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं उनमें कक्ष की संख्या 3 ही होती है। पर स्पेशली आपको यहाँ पर मगरमच्छ को ध्यान रखना है क्योंकि मगरमच्छ में 4 होते हैं, ठीक है। इसके बाद पक्षी में 4 ही होते हैं। उसके बाद स्तनधारी जैसे मनुष्य भी हो गया जिसमें 4 ही होते हैं। इसके बाद कॉकरोच, इसका स्पेशली ध्यान रखना है, पूछा भी जाता है। कॉकरोच में 13 कक्ष होते हैं उसके हार्ट में, ठीक है। कितने? 13। चलिए इसके बाद बात करते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो मनुष्य जो भोजन करता है उसका जो पाचन होता है वो उसके पूरे सिस्टम के बहुत सारे भागों में होता है। जैसे मुंह हो गया, ग्रास नली हो गया, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, और एंड में मलाशय या गुर्दा जहां से उसका भोजन एंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें अपन की किस रूप में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले अपन अंतःग्रहण की बात करेंगे। तो अंतःग्रहण मतलब जब मनुष्य भोजन को ग्रहण करेगा, इसमें जीभ और दांतों के माध्यम से वो भोजन को अच्छे से चबा पाता है और वहां से ही उसके भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। कहा जाता है कि सर्वाधिक पाचन मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब बखूबी चबाकर पीसा जाता है दांतों के द्वारा। उसके बाद आगे की पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, वो आमाशय में जाता है। आमाशय में जो मुंह की लार होती है वो उसके साथ मिली हुई होती है और आमाशय में पहुंच जाता है जहां पर उस भोजन का पाचन होता है, ठीक है। उसके बाद वह भोजन छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत से होते हुए आप कह सकते हो गुर्दा के द्वारा शरीर से बाहर की ओर निष्कासित किया जाता है। तो इस तरीके से शरीर में इसका रोटेशन होता है। पर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि छोटी आंत। तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन होता है। ध्यान से याद रखिएगा, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन होता है। पर अगर क्वेश्चन आ जाए मुंह में, तो मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। और छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर और बड़ी आंत की होती है 1.5 मीटर, ठीक है। तो बड़ी आंत क्या काम करती है, वो जल और खनिज को अवशोषित करने का काम करती है। तो आपको ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स। देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया 7.5 मीटर लेंथ है छोटी आंत की, बड़ी आंत की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। और इसके अलावा जो पाचन हो रहा है वो अलग अलग, आपको अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या पाचन हो रहा है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट है स्वांगीकरण, कभी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। स्वांगीकरण क्या होता है, इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, ये स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण मतलब जो आपके पेट में अवशोषित हो रहा है, जो आपका आप कह सकते हो जो आपने खाना खाया है वो जो अवशोषण होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों में मतलब कोशिका तक पहुंचाने का जो प्रक्रिया है वो स्वांगीकरण कहलाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें अपन
तो जीभ और दांत ये भी एक पाचन तंत्र से जुड़े हुए पॉइंट्स है, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जीभ जो होता है वो स्वाद पता करने के लिए होती है। तो जीभ का जो आगे का भाग होता है वो मीठापन, जो पीछे का भाग होता है, पीछे साइड एंड पार्ट पे जो जीभ का पीछे वाला भाग होता है वो कड़वा और तीखा, और जो साइड वाले भाग होते हैं वो खट्टा और नमकीन स्वाद देने के लिए होते हैं। वापस से बात करूंगा, आगे वाला भाग मीठा, पीछे वाला खट्टा या कड़वा, और साइड वाले भाग नमकीन टेस्ट देने के लिए बने होते हैं। मतलब इस प्रकार के उसके सेंसिंग पॉइंट्स होते हैं जीभ पर। अगर दांत की बात करें तो दांत दो प्रकार के होते हैं, एक दूध के दांत और एक स्थायी दांत। जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या 20 है और स्थायी दांतों की संख्या 32 है। और 8 साल तक जो होते हैं वो दूध के दांत होते हैं और उसके बाद वो टूट जाते हैं, और 8 के बाद जो आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें उत्सर्जन तंत्र में, तो उत्सर्जन तंत्र में गुर्दा या वृक्क, जैसे आप किडनी कहते हैं, महत्वपूर्ण है। मनुष्य के शरीर में 2 गुर्दे या 2 किडनी होती है जो उसका मुख्य उत्सर्जन अंग भी है। और ये क्या काम करता है तो आपको पता होगा, रक्त जो गुर्दों में पहुंचता है वहां से उपयोगी और हानिकारक पदार्थ अलग कर दिए जाते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त पुनः अवशोषित करके अपने साथ ले जाता है, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें फेफड़े, तो ये भी एक तरीके से उत्सर्जन अंग का काम भी करता है। जैसे फेफड़े में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो शरीर से कहाँ जाती है, बाहर की ओर चली जाती है। त्वचा ये भी एक उत्सर्जन अंग की तरह भांति कार्य करने लगता है। आपको पता है शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो पसीने के रूप में श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक है, चलिए लीवर, यकृत की बात करें तो ये भी एक तरीके से कुछ रिलीज करता है। जैसे एक तो ये पीत रस बनाता है जो शरीर में भोजन को पाचन के लिए अनिवार्य होता है, और दूसरा ये काम करता है, ये अमीनो एसिड को और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, क्योंकि अमीनो एसिड और अमोनिया को शरीर नहीं पचा पाता है, तो ये यूरिया में कन्वर्ट करके उसको मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर विसर्जित कर देता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए इसके बाद बात करें अपन तो श्वसन तंत्र की। जो श्वसन तंत्र होता है वो आपका नॉर्मली एक सिंपल फॉर्म होता है जिसमें फेफड़े होते हैं, नीचे डायफ्राम होते हैं। डायफ्राम क्या काम करते हैं, जैसे आपके डायफ्राम में फैलाव और सिकुड़न होती है, तो जैसे ही डायफ्राम सिकुड़ा फेफड़े अपने अंदर हवा भर लेते हैं, और जैसे ही डायफ्राम फैला फेफड़े अपनी हवा बाहर रिलीज कर देंगे। तो आपको समझ लेना है, आपके लंग्स जो फेफड़े होते हैं वो डायफ्राम की मदद से काम करते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वायु कुपिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है, और उन्हीं के माध्यम से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके शरीर में प्रोड्यूस हो रही है वो छोड़ दी जाती है, जिससे आप बाहर की ओर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कुछ आपको ध्यान रखने हैं। चलिए कुछ विशेष प्रकार के जंतुओं के बारे में बात करेंगे अपन, जो कुछ स्पेशल होते हैं इस प्राणी जगत में। ठीक है, सबसे पहले शेर की बात करेंगे। इसको जंगल का राजा कहा जाता है। नॉर्मली इसकी एज 14 साल होती है। यह भूरे रंग के होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी जो कानों की क्षमता होती है वो सुनने में बहुत मदद करती है, मतलब धीमी आवाज भी ये सुन सकते हैं। इसके अलावा ये अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेते हैं और अंधेरे में भी उन्हें ढूंढ लेते हैं। इनके अंधेरे में देखने की शक्ति भी लाजवाब है। ये मनुष्य से अंधेरे में 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है, इनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो लगभग 1 से 2 किलो के होते हैं, और जो शेरनियां और बच्चे होते हैं वो एक समूह में रहते हैं, जिसमें शेरनियां उस ग्रुप का नेतृत्व करती है। ठीक है, इसके अलावा ये तो पता ही होगा आपको, ये मांसाहारी होते हैं, पर ये अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र का पता भी लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें बाघ की, तो ये अपना एक राष्ट्रीय पशु भी है जिस पर पीली और काली धेरियां होती है, वो धारियां बनी रहती हैं। इसकी आयु लगभग 26 वर्ष है, और बाकी लगभग सारी ही क्वालिटी जो आपने शेर में देखी वह इसमें पाई जाती है। ठीक है, चलिए हाथी की बात करें तो ये स्थल मंडल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। विशालकाय प्राणियों में से काउंट किया जाता है, और धरती पर स्थल मंडल पर रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी हाथी ही होता है। इसकी आयु लगभग 70 साल होती है। इसका दिमाग काफी बड़ा होता है। यह रंग काला होता है इसका, और शरीर को ठंडे से बचाने के लिए पानी और कीचड़ में हमेशा रहने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर बात करें एक दिन में तो ये लगभग एक बड़ा हाथी 1 क्विंटल से भी ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। ठीक है, यह शाकाहारी होते हैं। इनमें भी हथियां और बच्चे समूह में रहते हैं, और हथियां ही ग्रुप का नेतृत्व करती हैं। ठीक है, इसके कान के बारे में, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले भी बना था, हाथी के कान बड़े होते हैं जिसकी वजह से वो सुनने के साथ साथ अपने कान से हवा भी करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगले बात करें गेंडे की, तो गेंडा जो होता है वो
पृथ्वी पर या स्थल मंडल पर दूसरा सबसे बड़ा प्राणी है, मतलब हाथी फर्स्ट, सेकेंड गेंडा आएगा। ठीक है, इसकी आयु 50 साल की होती है लगभग। यह इसके सींग इसके नोक के ऊपर होते हैं, एक सींग वाला भी हो सकता है और 2 सींग वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, इनकी चमड़ी काफी मोटी होती है। इसके बाद अगर वजन की बात करें तो लगभग 1 टन से भी ज्यादा इनका वजन हो सकता है। ये भी शाकाहारी होते हैं। अगले विशेष प्राणी की बात करेंगे जिराफ की। देखिए, जिराफ इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जानवर है। ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक होती है इसकी, और लगभग इनकी उम्र होती है 25 साल। ठीक है, जिराफ की बात करें तो ये भी 45 किलो पत्तियां एक दिन में खा सकता है। इसकी एक खासियत है कि इसके जो एक साइड के दोनों पैर होते हैं, मतलब अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड के दोनों पैर को आगे बढ़ाएगा, फिर राइट साइड के दोनों पैर को आगे बढ़ाएगा जब वो चलेगा। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही कम सोता है, लगभग एक दिन में 2 घंटे ही सो पाता है। चलिए, अगले विशेष प्रकार के जीव की बात करेंगे, पेंगुइन। पेंगुइन का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत जीव होता है ये नॉर्मली उड़ने वाले पक्षी नहीं होते हैं, पर ये पानी में तैर सकते हैं। ये बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, अंडे देते हैं और अंडों की देखभाल नर पेंगुइन जो होता है वो करता है। ये हमेशा समूह में रहना ही पसंद करते हैं पेंगुइन, और आकर्षक इनके कलर आकर्षक होने की वजह से हमेशा ही खूबसूरती का एक अलग ही नजारा देखने को इनके द्वारा मिलता है, क्योंकि इनका समूह ही ऐसा अनोखा होता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं वेल की। तो वेल जो होता है वो पानी में रहता है, पर स्तनधारी जीव है वेल। ठीक है, क्योंकि यह बच्चे पैदा करती हैं। ब्लू वेल इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा विशालकाय जानवर है। यह फेफड़ों से सांस लेती है और इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। आगे बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन भी पानी में रहता है और यह भी स्तनधारी है। ठीक है, इसके बाद ये भी फेफड़ों से सांस लेती है और इसकी आयु 50 साल होती है। अंधी डॉल्फिन, जिसे सूसू भी कहा जाता है, अंधी डॉल्फिन, यह भारत का जलीय जीव है। ठीक है, यह बुद्धिमान होती है और इसके अलावा मनुष्य के साथ घुल मिल भी जाती है। इसके बाद बात करें हम, तो अगला है मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है और इसके बारे में आप बखूबी जानते हो। पंख नीले और हरे रंग के होते हैं, सिर पर एक मुकुट होता है। लगभग एज आपको ध्यान रखनी है 20 साल होती है। ठीक है, यह हर साल अपने पंख छोड़ देता है और सर्वाहारी होता है। ये पॉइंट्स ध्यान रखना है, मोर सर्वाहारी होता है, मतलब दोनों प्रकार के जीव को खाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो केचुआ, ये मोस्ट है क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। केचुए जो रेंगने वाले जीव होते हैं भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल तक होती है और लंबाई 14 इंच तक हो सकती है। बारिश के मौसम में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जमीन के ऊपरी भाग में आ जाते हैं। ये मिट्टी को खाते हैं और जमीन को भुरभुरा कर देते हैं, इसीलिए इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और उसमें इस प्रकार से बना देते हैं कि उसमें आसानी से हवा चली जाए और फसल के लिए लाभदायक हो। ठीक है, अगली बात करें चिंपांजी की, तो ये सबसे होशियार जानवर माना जाता है। ये अपने समूह में रहते हैं और 30 से लेकर 80 सदस्य हो सकते हैं। समूह का मुखिया सबसे बड़ा जो नर होगा वही बनता है। इसमें 50 साल तक की आयु रह सकती है और ये सर्वाहारी होते हैं। इसके बाद स्लॉथ एक स्पेशल प्रकार का जीव होता है जो भालू जैसा दिखता है, पर रात्रि में ये चलता है, मतलब रात्रि चोर होता है, कह सकते हैं दिन में सोता है। ये पैरों पर उल्टा लटकता है और इसकी एज 40 साल की होती है। ये एक अच्छा तैराक भी है और पेड़ पौधे के पत्ते भी खाता है और कीट मकोड़े भी खा लेता है। इसके बाद अपन बात करें शीतनिद्रा। शीतनिद्रा का मतलब होता है ऐसे जीव जो ठंड में सोए हुए रहते हैं। जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ठंड में बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते हैं और पूरी पूरी सर्दी वो भी सोना पसंद करते हैं, मतलब आश्रय ले लेते हैं, जिन्हें शीत निद्रा कहा जाता है। ऐसे जीव जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू, ये सभी ठंड में सिर्फ सोना पसंद करते हैं। लगातार पूरी ठंड ये सोते ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ही इनकी नींद खुलती है। ठीक है, ताकि इनको सही से रोटेशन और अपने ब्लड को सही से चला पाए, ताकि ये ठंड से बच पाए। चलिए